नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो हम एक बार कल क्या आपसे चर्चा हुई थी उसको कल परसों में एक बार पूरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो फिर मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था जो कि भारत की सोने की चिड़िया जहां से कही जाती थी उसकी चर्चा करते हैं। तो मौर्योत्तर काल में हम लोगों ने बताया कि मौर्य साम्राज्य एक अखिल भारतीय साम्राज्य रहता है। अखिल भारतीय साम्राज्य के विखंडन के बाद कई छोटे छोटे साम्राज्य यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय साम्राज्य के विखंडन के बाद कई छोटे छोटे साम्राज्य आते हैं और इसी समय विदेशी आक्रमण होता है। ठीक है, विदेशी आक्रमण होता है और विदेशियों का आक्रमण क्रमवार चलता है, जिसमें आपको मैंने बताया कि इंडो ग्रीक सबसे पहले आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। तो ये लोग उत्तर पश्चिम भारत लगभग दिल्ली का क्षेत्र और मथुरा का क्षेत्र कुछ रहता है, बाकी पाकिस्तान अफगानिस्तान तक ये लोग शासन करते हैं। वहीं देशी राज्यों में मौर्य साम्राज्य के स्थान पर कुछ क्षेत्र जो मगध और पाटलिपुत्र का था, विदर्भ का था, वहां पर शुंग वंश आता है। उसके बाद पतन के बाद कर्ण आता है, कर्ण के बाद सातवाहन आता है। दक्कनी क्षेत्र जिसको हम कहते हैं वहां पर ये शासन करता है कौन? कर्ण वंश। फिर इसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा। तो खारवेल जो है कलिंग का शासन था। खारवेल जो है उड़ीसा में एक वंश था, महामेघवाहन या चेदी वंश, वहीं का ये शासक था। तो ये भारत में ये लोग शासन करते हैं पैरेलल। मैंने बताया कि राजनीतिक रूप से ये लोग काफी विशृंखलित थे या विशृंखल था ये, मतलब बटा हुआ था कई भागों में। लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखें तो हमने आपको बताया था कि कुषाणों का सिल्क रूट और एक अरिका मेडू स्थान है, वहां से इनको जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर हिंद यवन का देखेंगे तो इसमें मीनांडर प्रमुख शासक होता है, हमने आपको बताया था। एंटियालकिड्स है और डेमेट्रियस और यूकेट्राइटिस, ये दोनों वंश हैं। ठीक है, और इसी का एक यूकेट्राइडिस वंश का होता है, ये मीनांडर, डेमेट्रियस का होता है बाद में एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स के ही समय विदिशा में हेलियोडोरस जो शासक था यूनान का, उसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की और स्वयं को परम भागवत कहा था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट में मैंने आपको इसका ही चर्चा कर दी थी। ठीक है, फिर योगदान की चर्चा हमने की थी। लेख युक्त सिक्के सर्वप्रथम चलाए गए। उसके बाद स्वर्ण मुद्राओं का भी प्रचलन देखने को मिलता है, यद्यपि ये विवादित है। विम कडफिसस को माना जाता है स्वर्ण मुद्रा का। यवनिका शब्द का प्रयोग मिलता है, फलित ज्योतिष का होता है। फिर उसके बाद शक काल आता है। शकों में रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो काफी फेमस होता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का उल्लेख होता है। फिर बाद में चल के एक है स्कंदगुप्त, उसका भी इसमें उल्लेख होता है। ये फिर पार्थियन या पहलव आते हैं। इसका जो प्रमुख शासक था वो गोंडो फर्निश था। इसी के समय सेंट थॉमस भारत में आता है। तो ये मोटा मोटी आपका विदेशी हो जाता है। फिर कुषाण में मैंने आपको बताया था, कुषाण जो जिनको तुखार या यूची जाति से मिलते हैं, मध्य एशिया से आते हैं, ऑक्सस सिंधु एवं नदी घाटियों से। रेशम मार्ग पर इनका नियंत्रण होता था। मैंने रेशम मार्ग पर बताया ही था कि सिल्क रूट क्या है, सिल्क रूट। ठीक है, तो सिल्क रूट के लिए मैंने आपको बताया था कि चाइना मतलब एशिया से यूरोप, फिर यूरोप से पश्चिमी अफ्रीका के लिए मैंने आपको बताया था यहां से व्यापार होता था। जो वन रूट वन इनिशिएटिव चाइना का है वो भी आज यही सिल्क रूट है, उसी को फॉलो करता है, मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो भारत में कुषाण शासन का वास्तविक संस्थापक कुजुल कडफिसस को माना जाता है। इसने काबुल एवं गंधार पर आक्रमण अधिकार किया, इंडो ग्रीक शासन का अंत करता है। तो विम कडफिसस को भारत में स्वर्ण मुद्राओं का बड़े पैमाने पर प्रचलन करता माना जाता है। अगर आपका आंसर आता है, मतलब क्वेश्चन आता है कि भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किसके बारे हुआ,
तो आप विम कटफिशेस कुषाणों के समय में ही मानते हैं। ठीक है, ये माना जाता है। इसके बाद हम कनिष्क पर आते हैं, तो कनिष्क के बारे में दो राजधानी मिलती है, ये पाटलिपुत्र पेशावर है, पेशावर मतलब ये है पाकिस्तान में, और मथुरा जो आप जानते हैं कृष्ण का जन्म जहाँ हुआ था दिल्ली के नजदीक। और इसने कनिष्कपुर की क्या की थी, स्थापना की थी, तक्षशिला का विकास किया था। ये सबसे महान शासक माना जाता है। इसने शक संवत चलाया था। शक संवत कब चलता है, 78 एडी में। ये ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार पूछा जाता है, शक संवत किसने चलाया था। ठीक, यहाँ से सवाल। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन, मतलब अनगिनत बार पूछा जा चुका है सवाल। और महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण, ये भी पूछा गया है। गांधार एवं मथुरा कला का संरक्षण दिया। इसी में आगे चल के अमरावती कला मिलेगा, उसको भी हम बताएंगे। तो ये सब अमरावती कला शैली, ये सब कनिष्क के बारे में है। जितनी चीजें लिखी गई है सबसे सवाल आता है, एक भी सवाल इससे छूटेगा नहीं। फिर ये महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है, किन किन विद्वानों का संरक्षण था। तो अश्वघोष की रचनाएं बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण थी। अश्वघोष का था, अश्वघोष क्या था, अश्वघोष चौथी बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष था। फिर इसके बाद चरक इसके शासन काल में रहते हैं। वसुमित्र कौन थे, वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीत के क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। नागार्जुन कौन है, ये शून्यवाद के प्रवर्तक है। पार्श्व एक बहुत बड़े विद्वान इनके शासन काल में रहते हैं। तो कुल मिला के 5 विद्वानों का ये आश्रय दाता था, और ये भी सवाल पूछा जाता है। फिर कुषाण का, उसके कुछ अंतिम शासक होते हैं, हुइस वासुदेव प्रथम। ठीक है, ये सारी चीजें क्या था ये भी मैंने बताया। उपाधि एवं मुद्रा शासकों द्वारा इनके देवपुत्र की उपाधि धारण की गई थी। और स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। प्राचीन भारत के कुषाणों की स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रा को भी दीनार कहा जाता है। संस्कृति एवं जीवन शैली की हमने जो बात की थी, उसमें आपको बताया था कि ये घुड़सवारी को लोकप्रिय बनाए थे। लंबे कोट पगड़ी कुर्ता पैजामा, टोटीदार बर्तन एवं खपरों का उल्लेख। रेशम मार्ग मैंने बताया था कैसे, कि रेशम मार्ग पर कैसे नियंत्रण करते हैं, और कैसे भारत में सोना और चांदी का आगमन कितनी तेजी से होता है, उसकी भी बात बताए थे। तो भारत का जो व्यापार जो होता था, रेशम मार्ग कहाँ तक जाता था, मैंने आपको बताया था चाइना से रोम, रोम से मिस्र। ठीक है, तो ये मतलब ये एशिया, यूरोप और पश्चिम अफ्रीका यहाँ तक, इसी पर, इस मार्ग पर, रेशम मार्ग पर इनका नियंत्रण हो गया था। तो ये टोल टैक्स लेते थे, और टोल टैक्स किसमें लेते थे, सोने और चांदी मुद्राओं में। और इसका प्रमाण हमको एक स्थान है अरिकामेडू। अरिकामेडू से भारत और रोम के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें एक एम्फोरा नाम का बर्तन भी मिला है। एम्फोरा आपको हमने बताया होगा, एम्फोरा नाम का बर्तन मिलता है। एम्फोरा मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये जग है, और इन दोनों तरफ हत्थी इसके होते थे, दोनों तरफ हत्था बना होता था, इसी को एम्फोरा कहा जाता है। फिर मैंने देशी राज्यों के बारे में चर्चा की थी, पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग संस्थापक है, अश्वमेध यज्ञ करता है। तो अश्वमेध यज्ञ कहाँ से मिलता है, इसका उल्लेख गार्गी संहिता और महाभाष्य, पतंजलि का जो है महाभाष्य है। देखिए मैंने एक बताया था, पाणिनि की रचना आपको बताई थी। पाणिनि की क्या रचना थी, अष्टाध्यायी। ये सारी चीजें हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मतलब समझ में आएगी। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी जो रचना थी वो किस पर थी, व्याकरण पर थी। ठीक है, इसी अष्टाध्यायी पर भाष्य है। भाष्य मतलब होता है टीका। ठीक, कौन, महाभाष्य, मतलब बहुत बड़ा टीका किया किसने, पतंजलि ने,
महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। तो पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका किया, तो महाभाष्य की रचना हुई। मतलब भाष्य का मतलब होता है टीका या टिप्पणी करना, ठीक है, उसी को व्याख्यायित की है। फिर मैंने अग्निमित्र के बारे में बताया, देवभूत के बारे में बताया। अग्निमित्र की बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलती है। ये भी बताया कि ये लोग ब्राह्मण धर्म के संरक्षण थे। मनुस्मृति की रचना इसी शासन काल में होती है, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में शुरुआत होती है, शुंग वंश में इसका समाप्ति होता है। फिर हमने बताया कि कण्व वंश कुछ नहीं, एक शासक था वासुदेव, उसी का ये है, बहुत अल्पकालीन शासक रहते हैं। सुशर्मन अंतिम शासक होता है। इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो सातवाहन। हमने सातवाहनों को आपको बहुत बाकायदा बताया था कि क्या है। महाराष्ट्र, और आंध्र प्रदेश के भाग में ये शासन करते थे, ठीक। सिमु के ये सातवाहन वंश का संस्थापक होता है और कृष्ण साम्राज्य का विस्तार करता है। पहला थोड़ा इंपॉर्टेंट शासक सातकर्णी प्रथम होता है, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, उत्तर भारत तक विस्तार किया और महारथियों से विवाह। फिर एक शासक होता है जो विद्वान शासक रहता है, हाल। इसकी रचना है गाथा सप्तशती, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कल्चर में आपके। और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया था गाथा सप्तशती। और इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट शासक होता है ये होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। हमने बताया कि मातृ प्रधान सत्ता थी यहाँ पर, सर्वाधिक महान शासक। नहपान शासक नहपान को पराजित किया और सातवाहन शक्ति का इसने पुनरुद्धार किया। तीनों समुद्रों तक इस प्रभाव बढ़ा लेता है। नासिक प्रशस्ति एक है, उसमें ये उल्लेख मिलता है। स्वयं को वर्णाश्रम धर्म का रक्षक कहता है तथा अद्वितीय ब्राह्मण भी अपने को कहता है, उपाधि लेता है अद्वितीय ब्राह्मण और एकमात्र ब्राह्मण। ये सब उपाधियां थी। आएंगे तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में आपको करना है, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद वासिष्ठी पुत्र पुरमावी, शिवश्री सातकर्णी, स्कंद सातकर्णी, यज्ञसी सातकर्णी अंतिम महान शासक। फिर इसने व्यापार वगैरह बढ़ाता है। मैंने समाज और प्रशासन की भी चर्चा की, महिलाओं की भूमिका इसमें प्रमुख रहती है। मैंने ये बताया सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, बाकी जितने भी प्रकार के सिक्के होते हैं सब इसने चलाए थे। फिर खारवेल की चर्चा हम करते हैं, चेद या महामेघवाहन वंश, यही तीन नाम आ जाएगा, ठीक है। कलिंग का शासन कहाँ है? कलिंग उड़ीसा, हाथी गुम्फा अभिलेख। इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में माना जाता है। दो अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तीन। एक अशोक के अभिलेख जो होते हैं, अशोक के अभिलेख आपको चार्ट बना के रट लेना है। दूसरा आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपको बहुत बढ़िया से रट लेना है, रुद्रदामन का। तीसरा आपको करना है खारवेल। खारवेल शासक कहाँ था? चेद वंश या महामेघवाहन वंश का था, कलिंग में। चौथा एक है प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त का है, हरिसेन ने लिखा है। यदि इन 4-5 अभिलेखों को आप प्राचीन काल में पढ़ लेते हैं तो आपका उत्तर लगभग अभिलेखों से जो आता है एंशिएंट हिस्ट्री में 2-3 सवाल यहीं से आपके हो जाएंगे, इतना आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, फिर गुफा निर्माण मैंने बताया था, उदयगिरी और खंडगिरी जैन भिक्षुओं का जैन धर्म का मतावलंबी था और इसने सिंचाई एवं बृहद सार्वजनिक व्यवस्था की वो की थी। तो अब हम लोग आते हैं पॉलिटी होते हुए हम लोग आते हैं इकोनॉमी पर, ठीक है। माना यह जाता है जैसी इकोनॉमी होगी वैसे ही आपका सोसाइटी होगा। पॉलिटी उतना निर्धारण नहीं करता है जितना इकोनॉमी निर्धारित करती है चीजों को, ठीक है। तो आप मोटा मोटी आप देखिए कैसे हम इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, आपको पता ही है।
कृषि पढ़ते हैं, पशुपालन पढ़ते हैं, उद्योग एवं शिल्प पढ़ते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य पढ़ते हैं, आंतरिक बाह्य व्यापार पढ़ते हैं, सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, नगरीकरण की बात करते हैं। यही सब सारी चीजें पढ़ते हैं। 4-5 पॉइंट में मैंने आपको बताया ही, उन्हीं सब पर हम परीक्षण करेंगे। कुछ चीजें हैं जिसके हिसाब से आपको देखना, ठीक है। तो ये काल जो है शहरीकरण के चरम का काल है। कब से? दूसरी सदी ईस्वी से। और उत्तर एवं दक्षिण भारत में अनेक नगरों का विकास होता है। देखिए आप यहाँ देखेंगे कृषि एवं शिल्प अधिशेष एवं जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक। जो मौर्य काल में कृषि एवं शिल्प का अधिशेष हुआ, कृषि एवं पशुपालन का अधिशेष हुआ, उसने इसमें और तीव्रता लाई, और इस तीव्रता ने जनसंख्या को भी बढ़ाया। जब आदमी लीजर फील करेगा, जब ये लगेगा कि हम भोजन पर्याप्त मात्रा में हमको मिल रहा है, तब वो जनसंख्या वृद्धि की भी बात करेगा। फिर जो मौर्यकालीन आधारभूत संरचना है, उसका सारा लाभ मौर्योत्तर काल को मिला, ठीक है। जो संरचना बनी थी वो सारा। फिर नए क्षेत्रों से संपर्क हुआ, जैसे कि मैंने बताया यूरोप से। पहले कहाँ व्यापार होता था? पहले दक्षिण पूर्व एशिया, अब यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार सुगम हुआ और नए नए क्षेत्र खुले। इसी समय एक विद्वान होता है हिप्पालस, उसकी चर्चा करेंगे। इसने मानसून की खोज की, जिससे व्यापार करने में और आसानी हुई। ये नोट कर लीजिए, हिप्पालस ने ही मानसून नामक शब्द की खोज की थी। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार बहुत हुए। जितने नगर थे वो भारत में ही अंदर व्यापार करते थे और बाहर भी व्यापार करते थे। बाहर व्यापार के लिए मैंने आपको बताया है, कई साक्ष्य मिलते हैं। ये पुरातात्विक साक्ष्य एक है अरिकामेडु, यहाँ से रोम से बृहद व्यापार का वर्णन मिलता है। रोम से बृहद व्यापार, ठीक है, ज्यादा पैमाने पर व्यापार का वर्णन मिलता है। यदि हम शिल्प एवं उद्योग धंधे को देखेंगे तो इनका उल्लेख महावस्तु है, उसमें 36 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख है। मिलिंद पन्हो नागसेन की रचना है, इसमें 75 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। तो सातवाहन काल हो, कुषाण काल हो, शिल्प और उद्योग का विकास बहुत ज्यादा था। जैसे सिरकप एक स्थान है पश्चिमोत्तर भारत में, आप देखेंगे पाकिस्तान में, तो वहां बर्तन उद्योग था। मथुरा वस्त्र एवं मूर्ति कला के लिए बहुत फेमस था। अरिकामेडु, ये जो है मैंने आपको बताया अरिकामेडु की बात जो की है, तो यहाँ वस्त्र निर्माण बहुत होता था। कोलची यही है तमिलनाडु और केरल के बीच में, यहाँ मोती उद्योग, मोती समझते ही है जो पहना जाता है, वो होता था। अब वैश्विक व्यापार मुद्रा की बात करें तो व्यापार के प्रमुख कारण वही हिप्पालस का मैंने बताया। हिप्पालस ने मानसूनी पवनों का ज्ञान प्राप्त किया। इससे क्या लाभ हुआ? मानसूनी पवन, तो भाई तकनीकी पहले कुछ थी नहीं, तो जब मानसूनी जो पवनें होती थी, समुद्र में जो लहर आती थी, दिशा निर्धारित नहीं होता था, तो लोगों को पता नहीं रहता था, जाते थे नाव डूब जाती थी, मर जाते थे। जब इसने हिप्पालस ने मानसूनी पवनें और मानसून की खोज कर दी, तब इसने लोगों को जानकारी हुई कि इस दिशा से जाएंगे तो यहाँ हमको उतना खतरा नहीं है, हम आराम से वहां पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य तक। तो ये मानसूनी पवनों के खोजने से जो यात्रा थी वो काफी सुगम हुई, ठीक है, यात्रा की सुगमता हुई इससे। और ये देखने में तो बहुत सामान्य लगता है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक घटना थी, आवागमन को इसने सुनिश्चित किया, ठीक है। रेशम मार्ग के बारे में मैंने बताया ही, कहां से कहां तक था रेशम मार्ग? चीन से शुरू होता था, भारत होते हुए वो इटली रोम तक जाता था, उसके बाद वहां से होते हुए पश्चिम अफ्रीका, मिस्र, मारिटानिया तक जाता था। उस पर नियंत्रण था कुषाणों का। रोमन साम्राज्य में भारी वस्तुओं की भारी मांग थी, ठीक है। चीन भारत रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा मांग थी भारतीय रेशम वस्त्रों के, चीन के वस्त्रों के, भारतीय मसालों के, ठीक है। प्लिनी नाम का एक व्यक्ति है, वो इतिहास वो रहा है, आप सुने होंगे प्लिनी ने। प्लिनी कहता है कि वो दुख व्यक्त करता है कि यूरोप की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो
भारतीय वस्त्र या मलमल के वस्त्रों के लिए दीवाने हैं और भारत को पूरा अपना धन लुटाए जा रहे हैं। वो बहुत क्षोभ व्यक्त करता है। कौन? प्लिनी। ठीक है, तो ये इसके कारण रहे हैं। कई आपको मानसूनी पवनों का ज्ञान, रेशम मार्ग, रोमन साम्राज्य में भारतीय वस्तुओं की मांग, जिसने भारत को बहुत ज्यादा धन दिया। इतना ज्यादा से यहाँ पर संपन्नता आ गई थी कि इसी के बाद सबसे महान वंश शासक बनते हैं गुप्त साम्राज्य। अभी हम आगे आपको बताएंगे। यद्यपि वो यहाँ का लाभ तो लेते हैं लेकिन आर्थिक रूप से उतने समुन्नत नहीं है। हाँ, स्थापत्य एवं कला एवं साहित्य संस्कृति के दृष्टि से गुप्त काल अविस्मरणीय है, लेकिन अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से देखेंगे तो धीरे धीरे पतन होगा। उसका कारण होता है जब जितनी संपन्नता आती है, यदि आप विलासिता की ओर जाएंगे तो आपका क्या कहते हैं, वैल्यू डाउन होगा। ठीक, वैल्यू गिरेगा और आप ऊंच नीच की भावना और अपना पैसा खर्च करेंगे, अर्निंग उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति आपकी घटनाएगी। तो उसको हम लोग व्याप्त करेंगे। तो ये जो व्यापार होता था कहाँ तक होता था? इटली, रोम, इटली में ही था, अफ्रीका मतलब मिस्र और चीन। ठीक है, ये सब जगह से व्यापार होता था और जो व्यापार संतुलन रहता था वो भारत के पक्ष में रहता था। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या भारत से निर्यात होते थे। भारत से निर्यात होने वाले वस्तुओं में जो होते थे, सूती वस्त्र भारत में बहुत बनते थे, जैसे मैंने आपको बताया इका मथुरा से और अरिका मेडू से। मसाले अरिका मेडू और केरल और वहां से होता था। लौह उपकरण मगध, पाटलिपुत्र और इन क्षेत्रों से। मोती कोलची बताया है, हाथी दांत के पूरा मगध और राजगृह से होते थे। ये सब यहाँ से निर्यात होते थे। आयात क्या होते थे? शराब, अच्छी शराब आयात होते थे। अरेंटाइन मृदभांड, एक मिट्टी का बर्तन होता था इस टाइप का, इसको अरेंटाइन कहते थे। दो हत्थे कलश एम्फोरा इसको कहते हैं। ये देखिए एम्फोरा दोनों तरफ बना हुआ है ये। ठीक है, अरेंटाइन मृदभांड ये सब है। दो हत्थे के कलश वो है। ठीक है, कांच की वस्तुएं, कांच की वस्तुएं भी। और इसके बदले में भारत को काफी सोना चांदी यहाँ पर मिलता था। ठीक, ये क्या क्या यहाँ से बेचे जाते थे, क्या क्या आते थे, वो आपको दिखा दिया गया। मुद्रा प्रवाह की बात करें तो तांबे के सिक्कों का व्यापक प्रचलन था। कुषाण सातवाहन दक्षिण भारतीय शासक, विंध्य के दक्षिण में भारत में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मैंने आपको बताया है अरिका मेडू से। अरिका मेडू के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ही दिया। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ रही है बात? पूरा स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया है। जहां डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए कुछ बंदरगाह थे यहाँ, जो बंदरगाह पूर्वी तट के थे और पश्चिमी तट के थे। ये सवाल पूछा जाता है तो मैंने इसको आपके लिए बढ़िया से बना दिया है, उसको देख लीजिए आप लोग। पश्चिमी तट के बंदरगाह अगर हम बात करें तो बारीबेरिकम जो होता था गुजरात में था। ठीक, कुछ लोग सिंध नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर बताते हैं इसको। भरौच भी गुजरात में था। सोपारा महाराष्ट्र, मुजरिस तमिलनाडु। सोपारा 2 बार हो गया। ठीक, तो ये 4 हो गए यहाँ पे। ताम्रलिप्ति कहाँ था? पश्चिम बंगाल। मसूलीपट्टनम कहाँ था? उड़ीसा। अरिका मेडू कहाँ था? अरिका मेडू आपका पड़ जाएगा आंध्र प्रदेश। फुहार भी यहीं पड़ जाए। कोरकई आपका पड़ जाएगा तमिलनाडु। तो ये ताम्रलिप्ति, मुसालिया, मछलीपट्टनम, अरिका मेडू, पुहार, कोरकई ये पूर्वी तट के बंदरगाह थे। और बारबेरिकम, भड़ौच या भृगुकच्छ, सोपारा और मुजरिस ये थे यहाँ पे। तो इन सब चीजों को आप लोग, मुजरिस तमिलनाडु केरल दोनों स्थानों पर मिलता है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये
मोटा मोटी हो गया। यहाँ से काफी मात्रा में ये पत्तन थे, समुद्री पत्तन या बंदरगाह, यहाँ से व्यापार की चीजें आपको मिलती हैं। यदि पूरा कंक्लूजन किया जाए इसका, तो आप देखिए, अगर परीक्षा है तो जो महत्वपूर्ण है, वैसे जितना मैंने आपको बताया है सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है। ठीक है, आपको सब कुछ याद कर लेना चाहिए। प्रथम विदेशी शासक मैंने बताया इंडो ग्रीक, फिर शक, पार्थियन और कुषाण। स्वर्ण सिक्के जारी करने का प्रथम स्वर्ण सिक्कों का व्यापक प्रचलन इंडो ग्रीक नहीं होगा, ये होगा कुषाण। ठीक है, इसमें गलत लिखा, व्यापक प्रचलन कुषाण होगा, प्रथम स्वर्ण सिक्का है। सर्वोत्तम गुणवत्ता के सिक्के कुषाणों ने चलवाया। कुषाणों का स्वर्ण सिक्का दिनार कहा जाता था, गुप्तों का भी दिनार होता था। ठीक है, सातवाहनों का महान शासक हमने आपको बताया है गौतमीपुत्र सातकर्णी, और अंतिम महान शासक सातवाहनों को तो यज्ञश्री सातकर्णी। प्रथम संस्कृत अभिलेख हमने आपको बताया है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उसमें 4-5 शासकों का नाम मिलता है। 4 शासकों का, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, 4 शासकों का। चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में, और शक संवत की शुरुआत इसने किया था, कनिष्क ने। महायान का संरक्षण था, और कई विद्वानों का संरक्षण था। कौन कौन? अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और पार्श, और कौन? नागार्जुन। ये सब बहुत महत्वपूर्ण, कनिष्क के बारे में सवाल पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो कनिष्क मौर्योत्तर काल में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानिए। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। खारवेल किस वंश का शासक था? तो चेदी या महामेघवाहन वंश का शासक था। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो वही है, रुद्रदामन का। हेलियोडोरस विदिशा में क्या गरुड़ स्तंभ स्थापित करता है? कहां से आके? यूनान से आके। गाथा सप्तशती हाल ने रचना की, तो हाल किस वंश का शासक था? तो सातवाहन का। कौन सी भाषा थी सातवाहनों की? तो प्राकृत भाषा थी। गाथा सती किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत लिखा गया। मिलिंद पन्हों की रचना किसने की? तो नागसेन ने। मीनांडर और नागसेन के प्रश्नों और उत्तरों का संकलन है मिलिंद पन्हों। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने इसमें बता दी। कल हम लोग चर्चा करेंगे मौर्योत्तर कालीन समाज और धार्मिक व्यवस्था। तो कल आपका ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, राजनीति हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, तो 2 ही बचा है, समाज और अर्थव्यवस्था। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कहाँ? गुप्त काल तक। तो मजा आ रहा होगा आपको, समझ में आ रही है सारी चीजें, कैसे कहानी बन रही है। मैंने मौर्योत्तर काल में जितनी भी राजनीति और अर्थव्यवस्था पे डायमेंशन बन सकते थे, सारे डायमेंशनों को हमने आपको बताया है, सारी चीजें क्लियर की है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, किसी प्रकार का आपका प्रश्न रहता है, तो आप हमसे जरूर करें, कांटेक्ट करें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमको प्रोत्साहित करिए। कोई भी डाउट आया होगा तो हम उसको जरूर फिक्स करेंगे और आपके कोई भी इशू हो पूरा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल।